1857। ये कोई मामूली साल नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जिसने एक पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। आज के इस विश्लेषण में हम बिना किसी पूर्वाग्रह के पूरी निष्पक्षता के साथ उन तथ्यों की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि उस ऐतिहासिक महासंग्राम के दौरान असल में हुआ क्या था। चलिए शुरू करते हैं। पूरी ऐतिहासिक बहस असल में एक बहुत ही गहरे सवाल पर टिकी है। क्या यह महज कुछ नाराज सैनिकों का विद्रोह था या फिर एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की पहली गूंज? यह एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी घटना को देखने का नजरिया तय करता है। आइए एक एक करके इस जटिल घटना की परतों को खोलते हैं। इस विशाल घटनाक्रम को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। पहला, विद्रोह की चिंगारी। दूसरा, इसके नायक। तीसरा, विफलता के कारण। चौथा, विद्रोह पर अलग अलग दृष्टिकोण। और अंत में कंपनी शासन का अंत। तो चलिए पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। 1857 की चिंगारी और कैसे बारूद के ढेर में आग लगी। तो हुआ कुछ यूं कि नई एनफील्ड राइफल लाई गई और जनवरी 1857 में यह बात आग की तरह फैल गई कि इसके कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिकों को लगा कि यह सीधे सीधे उनका धर्म भ्रष्ट करने की साजिश है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चर्बी वाले कारतूस तो महज एक तात्कालिक चिंगारी थे। बारूद तो ब्रिटिश शासन की दशकों पुरानी दमनकारी राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियों के कारण पहले से ही बिछा हुआ था। और घटनाओं की रफ्तार वाकई हैरान करने वाली थी। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे की बगावत से शुरू हुई यह घटना कितनी तेजी से आगे बढ़ी, जरा देखिए। 10 मई को मेरठ में खुली बगावत हुई और महज 2 दिन बाद 12 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर लिया। और हां, इस पूरी क्रांति के दौरान संदेश फैलाने के लिए कमल और रोटी का एक गुप्त प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। शुरुआती चिंगारी के बाद अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, विद्रोह के नायक और क्षेत्रीय नेताओं का उदय। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था, उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। उनका संघर्ष एक व्यक्तिगत अन्याय से उपजा था। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लेकर उनके राज्य को हड़प लिया था। इसी अन्याय ने एक रानी को एक अदम्य और खूंखार सेनापति में बदल दिया। जून 1858 में युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु पर उनके ब्रिटिश प्रतिद्वंदी जनरल ह्यू रोज के ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं। भारतीय विद्रोहियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है। एक दुश्मन के मुंह से निकली ये बात साबित करती है कि रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के मैदान में किस कदर सम्मान और खौफ पैदा कर दिया था। यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विद्रोह कोई अकेली घटना नहीं थी। अलग अलग जगहों पर दिग्गज नेताओं ने मोर्चे संभाले। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और उनके चतुर सेनापति तात्या टोपे, बरेली में खान बहादुर और जगदीशपुर में कुंवर सिंह। ये एक विशाल महासंग्राम बन चुका था। 50,000 रुपए, जरा सोचिए उस दौर में ये कितनी बड़ी रकम थी। ये भारी भरकम इनाम फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह के सिर पर रखा गया था। ये साफ दिखाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का उनका आह्वान ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका था। इतने बड़े पैमाने पर फैलाव और कड़े नेतृत्व के बावजूद हमारा तीसरा हिस्सा इस बात का विश्लेषण करता है कि आखिर ये व्यापक विद्रोह विफल क्यों हुआ, आग बुझी कैसे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के ये शब्द एक बहुत ही कड़वी ऐतिहासिक सच्चाई बयान करते हैं। उन्होंने कहा था कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया। वास्तविकता ये थी कि अंग्रेजों का साम्राज्य उन भारतीय शासकों की मदद से ही बच पाया, जैसे ग्वालियर, इंदौर और हैदराबाद के शासक, जिन्होंने इस महातूफान को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। तो केवल बहादुरी काफी नहीं थी। इस रणनीतिक कमी को समझना बहुत जरूरी है। विद्रोहियों के पास एक केंद्रीय योजना और संगठन का पूरी तरह अभाव था। शिक्षित वर्ग ने इस विद्रोह से दूरी बनाए रखी। सैनिकों का व्यवहार कई बार अनुशासित सेना से ज्यादा एक भीड़ की तरह था। और सबसे अहम बात, उनके पास आगे के लिए कोई स्पष्ट राजनीतिक या आर्थिक दृष्टिकोण नहीं था। किसी भी बड़ी ऐतिहासिक घटना की तरह इस विद्रोह की भी अलग अलग व्याख्याएं हैं। हमारा चौथा हिस्सा इसी ऐतिहासिक बहस पर केंद्रित है।
ये तुलना बहुत ही निष्पक्ष तरीके से दिखाती है कि इतिहास को कैसे अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। एक तरफ ब्रिटिश दृष्टिकोण है जो इसे केवल एक सैन्य विद्रोह या मुस्लिम षड्यंत्र बताकर खारिज करता है। वहीं दूसरी तरफ वीडी सावरकर जैसे राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण है जिन्होंने इसे एक सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। और इन दोनों अतियों के बीच एक मध्य मार्ग भी है। आधुनिक भारतीय इतिहासकार आरसी मजूमदार का ये प्रसिद्ध कथन ना तो इसे पूरी तरह से खारिज करता है और ना ही इसे पूरी तरह से राष्ट्रीय संग्राम मानता है। ये एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है जो इस बात पर जोर देता है कि ये आंदोलन पूरी तरह से राष्ट्रीय नहीं था। अब आते हैं अपने पांचवें और अंतिम हिस्से पर, कंपनी शासन का अंत और पुनर्गठित साम्राज्य। इसके परिणाम क्या रहे? विद्रोह की राख से सत्ता का एक बिल्कुल नया ढांचा खड़ा हुआ। 1 नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ ही इतिहास की सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेशन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का हमेशा के लिए अंत हो गया। अब भारत का नियंत्रण सीधे लंदन से ब्रिटिश राजशाही के हाथों में चला गया। पील कमीशन के इन आंकड़ों को देखिए, यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अंग्रेज अंदर से कितने हिल चुके थे। भविष्य में ऐसे किसी भी विद्रोह को रोकने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी रक्षात्मक यूरोपीय सैनिकों की संख्या 45,000 से बढ़ाकर 65,000 कर दी। और इसके ठीक उलट भारतीय सैनिकों की संख्या में भारी कटौती की गई। 2,38,000 भारतीय सैनिकों को घटाकर 1,40,000 कर दिया गया। साथ ही सेना में मुख्य रूप से गोरखा, सिख और पंजाबी क्षेत्रों से भर्तियां की जाने लगीं, जो विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के वफादार रहे थे। ये पूरी तरह से एक नई रणनीति थी। अंत में ये महासंग्राम भले ही ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विफल रहा हो, लेकिन यह एक गहरा ऐतिहासिक सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या इसी महासंग्राम की राख ने उस मनोवैज्ञानिक नींव को तैयार किया जिस पर अगले 90 वर्षों का स्वतंत्रता आंदोलन खड़ा हुआ? इतिहास का ये पन्ना निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर करता है। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।